हेलो। हेलो। Hello, sir. Okay, all of you hear me? Yes, sir. ओके। आज यहाँ पे न्यू कौन कौन है जिनका फर्स्ट क्लास है? सर मी। ओके, एंड और कोई है जिनका आज फर्स्ट क्लास है? सर मेरा एक फ्रेंड आ रहा है ज्वाइन। ओके, बाकी ने क्लास करी है सारे लोगों ने? ओके, अरबाज खान आपने क्लास करी है पहले? फास्ट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आकाश, आकाश आपने क्लास करी है पहले? नहीं सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है तो जो यहाँ पे नए हैं उनको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो उसका सेकेंड वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। ओके, आप लोगों ने दो, ओके सर। हाँ आप लोगों ने दो क्लास आप लोगों ने दो क्लास मिस कर दिया है जिसमें फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके। ओके सर। यस सर। सो आज हम कैप 715 बुक से हम स्टडी करवा रहे हैं और आज स्टार्ट होगा सेकेंड चैप्टर, तो हम आपको स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा? यस सर। ओके ओके। सो आज आपका जो चैप्टर है फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, तो हमने कंप्लीट करवा दिया है। सेकेंड चैप्टर है आपका ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशंस। परफॉर्मेंस जो कि फील्ड से रिलेटेड है, आपका कार्य, आपकी एफिशिएंसी, आपकी बिहेवियर, ये सारा चीज़ रिलेटेड है परफॉर्मेंस से। एंड लिमिटेशंस मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी ऐसी एलिमेंट्स हैं जो आपके परफॉर्मेंस को लिमिट करता है, अफेक्ट करता है। ओके, ये चैप्टर है इसमें जिसमें हमें पढ़ना है। हमने आपको बताया था सेल मॉडल में कि जो ह्यूमन होता है, जिसे जो लाइव एयर में आता है, लाइव एयर एलिमेंट में, वो क्या होता है, एविएशन का सेंट्रल पार्ट होता है, या फिर मॉडल, सेल मॉडल का क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 1.3 वाला लाइन, देखिए आप लोग, द एयरक्राफ्ट इंजीनियर इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सिस्टम। सेंट्रल पार्ट इसे हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर जो सेल मॉडल में ऐसे सॉफ्टवेयर भी इस ह्यूमन से रिलेटेड है कि जो भी प्रोसीजर या फिर मैनुअल जो सॉफ्टवेयर के अंदर आता है वो कौन यूज़ करेगा, मैन ही करेगा। एंड जो टूल है जो हार्डवेयर में आता है, सेल मॉडल में जो एच वर्ड है हार्डवेयर को जो इंडिकेट करता है, उसमें टूल इक्विपमेंट आते हैं, डिज़ाइन, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है, ये भी मैन से रिलेटेड है क्योंकि जो वुमैन है या ह्यूमन है वही तो वो यूज़ करेगा। एंड जो लास्ट वन है टेम्परेचर। टेम्परेचर फील्ड में, जब एविएशन फील्ड में आप जब काम कर रहे हो तो जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे जो लाइव क्या कह रहे हैं, सेल मॉडल, सेल मॉडल में जो ई एलिमेंट है जो इन्वायरमेंट को डिनोट करता है, तो उसमें जो टेम्परेचर है,
इल्यूमिनेशन है, फ्यूम है, लाइटनिंग कंडीशन है, नॉइज़ है, ये सारा किसको इफ़ेक्ट करेगा? ह्यूमन को इफ़ेक्ट करेगा। तो इसलिए ह्यूमन को सेंट्रल पार्ट कहा गया एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस सिस्टम का, या फिर इसे लाइव वेयर में कहा जाता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल मॉडल इज लाइव वेयर। ओके, हेलो, Yes, sir. कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं लाइव सेल मॉडल थोड़ा सा समझा देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर में सेल मॉडल मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सेल मॉडल कौन सी मॉडल की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो है ये है सेल मॉडल जो एडवर्ड ने दिया था 1972 में। एस से होता है सॉफ्टवेयर, एच से होता है हार्डवेयर, एल जो होता है ये लाइव वेयर होता है, जिसमें जितने भी मैनेजर्स, इंजीनियर, क्रू, फ्लाइट क्रू सारे लोग लाइव वेयर में आते हैं। ई से होता है इन्वायरमेंट। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ सेल मॉडल को डिफाइन किया गया। सॉफ्टवेयर में देखिए, मेंटेनेंस प्रोसीजर, मेंटेनेंस मैनुअल, चेकलिस्ट, लेआउट। हार्डवेयर में देख सकते हैं आप लोग टूल, टेस्ट इक्विपमेंट, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, डिज़ाइन ऑफ फ्लाइट डेक। इन्वायरमेंट में क्या आता है? फिजिकल कंडीशन एंड लाइटनिंग एरिया, लाइटनिंग कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसी है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पब्लिक परसेप्शन, इंडस्ट्री बिहेवियर, ये सारा जो इन्वायरमेंट में आ जाता है। लाइव वेयर में देख सकते हैं आप लोग पर्सन, पीपल एट सेंटर ऑफ द मॉडल एंड मेंटेनेंस इंजीनियर, सुपरवाइजर, प्लानर्स, मैनेजर्स, ये सारे लाइव वेयर में आते हैं। इसी की बात करते हैं कि जो लाइव वेयर है ना वो सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट क्यों है ये सेल मॉडल की? अब देखिए यहाँ पे सेंटर में लाइव वेयर को दिखाया गया है। सेंट्रल पार्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ये लाइव वेयर जो इंजीनियर या फिर मैनेजर या प्लानर्स जो भी है वही तो यूज करेगा ना सॉफ्टवेयर को या फिर हार्डवेयर को। या इन्वायरमेंट जो है वो एविएशन में किसको इफेक्ट करेगा? आप जब एविएशन में जब आप काम कर रहे होंगे फील्ड में, हैंगर में, या फिर जहाँ आपके एयरक्राफ्ट को प्लेस करा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट हैं किससे? ह्यूमन से। इसीलिए लाइव वेयर को सेंट्रल पार्ट कहा जाता है। ओके, ओके, Yes, sir. then I think I should start second chapter. देखिए सेकेंड चैप्टर में ये ज़्यादा कुछ है नहीं। ह्यूमन परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग सिस्टम। आप इसको समझते हैं कि हाँ इसी से रिलेटेड है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं गया है। हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आएंगे जिसमें विज़न के बारे में बताया गया है। विज़न कितना नेसेसरी है आपके लिए? विजन आप समझते हैं, आपकी दृष्टि। ओके, Yes, sir. हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप भी एविएशन में जाते हैं तो आपकी विज़न सही होनी चाहिए। आपको पता होगा कि दो तरह से विज़न में एरर हो सकती हैं, कुछ काफ़ी तरह से एरर हो जाती हैं। जैसे कि अभी सिंपल सा जैसे हम कहते हैं ब्लिंडनेस, एक जो ब्लिंडनेस होती है कुछ लोगों में, वो क्या होती है? रेड कलर को लेकर के, ग्रीन कलर को लेकर के, और शायद ब्लू कलर को लेकर के क्या होता है उनमें इशू होती है, वो लोग उसे पहचान नहीं पाते। आपको पता होगा ये, जिसे कलर ब्लिंडनेस कहते हैं। Yes. हाँ, लेकिन ये तीनों कलर आपको ज़रूरी है ना पहचानना एविएशन में। आपको ट्रैफिक लाइट्स में भी, रेलवे में भी काम करने के लिए, एविएशन में भी काम करने के लिए तो आपके कलर ब्लिंडनेस पे फोकस किया जाता है। और विज़न केवल इन्हीं चीज़ों के लिए नहीं है कि आपको 3 कलर आपको एज्यूम करने हैं या फिर पहचानने हैं, आपको क्लियर समझ में आए। अब देखिए ये 3 कलर क्यों ज़रूरी है? इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर होता है ना, जो एवियोनिक्स हम जिसे हम कहते हैं, एवियोनिक्स इंजीनियर जो होता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है। क्यों नेसेसरी हो जाता है? क्योंकि उसे वायर पे काम करना है, और वायर तो इसी 3 कलर में आएंगे, रेड आएगा, ब्लैक आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा। तो फिर वो कैसे समझेगा कि कौन सी वायर है, किस वायर पे काम करनी है, किसको चेंज करना है? तो उसको पहचान नहीं सकता है, तो फिर उसकी विजन में प्रॉब्लम हो गई, तो उसको ऐसा वाला काम दिया ही नहीं जाएगा। वायर चेंजिंग की, वायर रिप्लेसमेंट की काम उसको दिया ही नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, तो हमें पढ़ना है कि विजन किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस पे अफेक्ट करता है। देखिए इस चैप्टर का नाम है, आप एक बार और हम आपको दिखाते हैं, ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड लिमिटेशन। मतलब ह्यूमन परफॉर्मेंस, जो भी हमारा परफॉर्मेंस है उसको अफेक्ट करने वाले सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। एंड लिमिटेशंस, वही फैक्टर्स हमारे वर्क को क्या करते हैं? लिमिट करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, अगर आपको कलर ब्लिंडनेस है तो आपको वायरिंग इंस्टॉलेशन का काम दिया जाएगा जिसकी कलर होंगी, नहीं देगा ना सुपरवाइजर, क्योंकि आप कलर ही नहीं पहचान पाएंगे।
तो ये क्या कर रहा है, आपकी परफॉर्मेंस को लिमिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इसलिए हाँ, तो इस चैप्टर का यही पर्पज़ है कि आप अपने परफॉर्मेंस को समझें एंड लिमिटेशंस, आपकी कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं एविएशन में, उसको समझना है। तो हम फर्स्ट आइज़ के बारे में हम समझते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आपको आई के बारे में थोड़ा सा बेसिक स्टडी करना है कि आइज़ के, देखिए आइज़ के बारे में क्या क्या स्टडी करना है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई सिमिलर टू अ सिंपल कैमरा with an aperture, the iris, a lens and a light sensitive surface, the retina। आपको पता होगा कि जितने भी इमेज क्रिएट होते हैं, फॉर्मेशन होता है इमेज का, फॉर्मेशन हमारे आँख पे, वो कहाँ होता है? रेटिना पे होता है। ओके, लेंस, कौन सा लेंस होता है आई की? कन्वेक्स लेंस। ओके, गुड। एंड आइरिस, व्हाट इज द आइरिस? ये जो आइरिस होता है ना, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको नहीं पता है तो, हम यहाँ पे पढ़ने ही आए हैं। देखिए ये पार्ट्स है आइरिस। आइरिस क्या होता है, अभी हम नीचे सारे चीज़ों को हम आपको बता रहे हैं। ओके, ये वैसे कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, कितना लाइट आपकी आंखों पे पड़नी चाहिए लेंस से होके रेटिना पे, कितनी नहीं। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देखिए, रुकिए, पहले हम थोड़ा पेन शुरू कर लेते हैं। लाइट इंटर्स द आई, ये वाली लाइन देखिए, लाइट इंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। जो एकदम बाहर वाली पार्ट होती है हमारी आँख की, वो उसे हम कॉर्निया कहते हैं, ठीक है, जिसे फ्रंट ऑफ आई कहते हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्निया के भी बारे में पढ़ सकते हैं। कॉर्निया वाले जो पॉइंट है वहाँ पे देखिए, कॉर्निया इज़ अ क्लियर विंडो एट द वेरी फ्रंट ऑफ द आई। जो फर्स्ट पार्ट होती है आई की, वो कॉर्निया होती है, जो विंडो की तरह काम करती है, एक तरह से फोकसिंग क्या कहते हैं, कैमरा जो होता है, कैमरा आपको पता होगा, जो उसका शटल होता है, बंद होता है, ओपन होता है, वैसे ही कॉर्निया एक तरह से काम करती है। तो ये विंडो होती है द फ्रंट ऑफ द आई। कॉर्निया एक्ट एज अ फिक्स्ड फोकसिंग डिवाइस है, एंड द फोकसिंग इज अचीव्ड बाय शेप ऑफ कॉर्निया बेंडिंग द इनकमिंग लाइट्स रे। कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिटवीन 70% and 80% ऑफ टोटल फोकसिंग एबिलिटी ऑफ द आई। इसने ये बोला कि जो फोकस एबिलिटी है, जो प्रकाश की अमाउंट की एबिलिटी है, वो उसमें क्या रिस्पॉन्सिबल होती है कॉर्निया, कितनी? 70 से 80%। ये बताएगा कॉर्निया कि कितना परसेंट फोकस होना चाहिए आपकी आंखों का, ये उसका 70 से 80% ये रिस्पॉन्सिबल है कॉर्निया। ओके, हाँ। अब देखिए यहाँ पे हम आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए लाइट सेंसिटिव सेल, ये वाला, ये जो है लाइट सेंसिटिव सेल है। ये रेटिना, जो कि रेटिना के अंदर ही होते हैं, ये दो हैं, रॉड एंड कॉन सेल। इसको आगे हम पढ़ेंगे कि रॉड सेल कौन है, कॉन सेल कौन है। एंड इलेक्ट्रिक दिस पास स्मॉल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बाय ऑप्टिक नर्व टू विजुअल कॉन्टैक्ट्स। ये लाइन आ जाता है आपका, ये सारी लाइन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके मॉडल एग्जाम में पूछा भी गया है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किस रास्ते से होके जाता है, तो ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स, जो ब्रेन का पार्ट होता है विजुअल कॉर्टेक्स, वहाँ से जाता है, जो कि हमें क्या कराता है, उस इमेज से पहचान करवाता है, एक तरह से ब्रेन को पहचान करवाता है। तो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं, जो हमारी ऑप्टिक नर्व से, जो आँख, जो ऑप्टिक नर्व कहाँ होता है, जहाँ ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट देखिए फिगर में, ब्लाइंड स्पॉट से जहाँ पे होता है ऑप्टिक नर्व होता है, ये ऑप्टिक नर्व जाके विजुअल कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है, जिसके वजह से हम लोग इमेज को पहचानते हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट आपकी टॉपिक है कॉर्निया। तो कॉर्निया के बारे में हमने बता दिया कि ये रिस्पॉन्सिबल थी, और इसमें लाइन इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाली थी कि 70% एंड 80% ऑफ द टोटल फोकसिंग एबिलिटी ऑफ द आई, ये कॉर्निया है। एंड या फिर इसे हम कह सकते हैं ये फ्रंट विंडो होती है, एक तरह से फिक्स्ड फोकसिंग डिवाइस। अगर कोई पूछता है आपके पेपर में आ भी जाता है कि विच इज़ अ फिक्स फोकसिंग, या फिर शशि रंजन क्या कह रहे हैं, ये कि फिक्स फोकसिंग डिवाइस है, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं क्या ये?
देखिए हम टॉपिक पे आते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। आइरिस, व्हाट इज द आइरिस? इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई। जो भी कलर पार्ट होता है आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा डार्क ब्लू दिखता है ना? हेलो, यस सर। हाँ। तो जो डार्क ब्लू कलर होता है वो आइरिस होता है। ये क्या करता है? कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट इज अलाउड टू एंटर द आई। ये जो आइरिस होता है इसका वर्क होता है कि ये लाइट को कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट हमारे रेटिना पे जाने चाहिए, हमारे आंख में इंटर होना चाहिए। ओके। प्यूपिल क्या करता है? देखिए प्यूपिल जो बड़ा वाला जो ब्लैक डार्क होता है, मतलब वो जो डार्क एरिया होता है उसमें एक छोटा सा डार्क एरिया होता है, बहुत छोटा सा, उसे प्यूपिल कहते हैं। आपने देखा होगा, अपने आंखों को ध्यान से कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा। ओके। एक बड़ा सा, हाँ, एक ब्लू पार्ट का होता है डार्क एरिया, एक उसमें एक छोटा सा ब्लैक डार्क एरिया होता है कि नहीं होता है सेंटर में? होता है सर। हाँ हाँ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। उसे नहीं, आइरिस नहीं कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्यूपिल कहते हैं। आइरिस तो बड़ा वाला जो एरिया होता है उसे हम आइरिस कहते हैं, एंड जो छोटा वाला डार्क एरिया होता है सेंटर में जो होता है आइरिस के, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। द साइज ऑफ प्यूपिल कैन बी चेंज रैपिडली टू कैटर फॉर चेंजिंग लाइट लेवल्स। ये जो प्यूपिल होता है आपको पता होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा प्रकाश होती है तो हमारी आँख क्या होती है? छोटी बड़ी होती है, आपको पता है? यस सर। हाँ, तो उसमें वैरी कौन सा करता है? ये जो प्यूपिल होता है ना, यही वैरी करता है, मतलब यही छोटा होता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपेंड होता है। ओके। हाँ, द अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी एडजस्टेड बाय अ फैक्टर। ये लाइन बहुत आपका इंपॉर्टेंट है मॉडल एग्जाम के लिए। 5:1 ये पूछता है कि कितना लाइट एडजस्ट करता है, तो 5:1। ओके, ये आपको याद लर्न करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको इरेज करा जाए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेंस। देखिए, आफ्टर पासिंग थ्रू द प्यूपिल, जब प्रकाश जो होता है, लाइट होता है, प्यूपिल से पास कर जाता है तो ये लेंस पे जाता है ना? लेंस, इट्स शेप इज चेंज बाय मस्कल। आपको पता होगा सिलेरी मस्कल जो होता है ना, लेंस का शेप क्या होता है? चेंज होता रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। आपको पता है ये बात? आपने पढ़ा होगा एकोमोडेशन। आपने 12th में पढ़ा होगा कि हमारा जो लेंस होता है वो अपने फोकस दूरी को वैरी कर सकता है, चेंज कर सकता है। हाँ, इसे एकोमोडेशन कहते हैं। ये किसकी हेल्प से होता है? ये जो सिलरी मस्कल होते हैं ना, इसके हेल्प से ये एकोमोडेशन होता है। ओके। देखिए, अब ये जो एकोमोडेशन होता है ना, देखिए ये लास्ट वाली जो लाइन है, लास्ट वाली लाइन को देखिएगा। लास्ट वाली जो लाइन है उसमें ये कह रहा है कि ये जो एकोमोडेशन होता है ना, कैन बी अफेक्टेड बाई फैक्टर्स सच एज अ फटीग और एजिंग प्रोसेस। मतलब कि जब एज के अकॉर्डिंग एकोमोडेशन जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी है या फिर जो एफिशिएंसी है, वो चेंज होती है। जैसे कि जो जब आपका एज 40 होने लगता है, 40 से अबव होने लगता है, तो आपका एकोमोडेशन जो पावर होती है ना, वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए आपका जो लेंस होता है वो ज़्यादा फोकस दूरी को चेंज नहीं कर पाता है। तो आपको या फिर दो तरह की आपके आँख में एरर हो जाती है, या फिर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, या फिर आपको मायोपिया हो जाता है, जिसकी वजह से आपको या फिर दूर का नहीं दिखेगा या फिर नज़दीक का नहीं दिखता है। तो ये बताता है कि आपका जो एकोमोडेशन होता है एज के अकॉर्डिंग क्या होता है। ओके, उदय शंकर प्लीज़ ऑफ योर माइक। हाँ, आप अपनी मिक ऑफ कर दीजिए, शायद किसी को डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, या जब आपको बोलना हो तो आप लोग माइक ऑन करके बोल लिया करिए। ओके। एंड हम कहाँ पर थे?
एकोमोडेशन हमने कि बताया कि एज के अकॉर्डिंग क्या होता है, एकोमोडेशन पे अफेक्ट होता है। एंड ये वाला टॉपिक हो गया आपका। ये वाली लाइन आप पढ़ लीजिएगा, ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शार्पनेस ऑफ विजन क्या होता है, नोन एज अ विजुअल एक्यूटी। ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। रेटिना क्या है, रेटिना आपको पता होगा, रियर वॉल ऑफ आई बाल, आई बाल के पीछे वाला जो वॉल होती है वो आई रेटिना होती है, जहाँ पे इमेज क्या करता है, बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ मेड ऑफ कॉम्प्लेक्स लेयर, कौन कौन से लेयर से बनाता है, नर्व सेल कनेक्टेड टू ऑप्टिक नर्व, ठीक है। टू टाइप ऑफ लाइट सेल, लाइट सेंसिटिव सेल फाउंड इन रेटिना। जो रेटिना होती है वहाँ पे दो प्रकार के सेल प्राप्त होते हैं, कौन कौन से, रॉड एंड कॉन सेल। ये इनको आपको पढ़ना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। जो सेंट्रल एरिया होती है रेटिना की, उसे हम फोबिया कहते हैं। सेंट्रल एरिया, रेटिना की जो सेंटर एरिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, फोबिया। यहीं पे क्या होते हैं, आलकोल कोन, जितने भी कोन सेल होते हैं, कोन सेल यहीं पे रहते हैं फोबिया में। रिसेप्टर्स, इनके आसपास सारे कोन सेल होते हैं। और इट इज़ दैट विजुअल इमेज इज टिपिकली फोकस्ड, मतलब ये जो कोन सेल होता है ना, यही इमेज बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये लाइट सेंसिटिव, हाँ हाँ बोलिए। ये बस नाम है, इनका शेप होता है उसी का, कौन मतलब वो जो सेल है ना उसका जो शेप होता है, शेप के बेस पे इनका नाम दिया गया है कि रेटिना में दो तरह के सेल, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। एक कोन सेल होता है, एक रॉड सेल होता है। तो रॉड सेल रॉड शेप में होता है एंड कोन सेल कोन शेप में होता है, बस इसलिए इनका नाम है। इसमें आपको ज़्यादा ब्रीफ नहीं पढ़ना है, आपको अपना विजन समझना है। हाँ, इसमें आपको जितना दिया है उतना ही समझना है। ये बायो का पार्ट हो जाएगा अगर आप कोन सेल के अबाउट पढ़ने लगे कि व्हाट इज़ अ कोन सेल, इसका शेप क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो नहीं करना है आपको। आपको बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग करना है अपने विजन का, ओके। तो यहाँ पे रॉड सेल हो गया एंड कोन सेल हो गया। तो हमने क्या बताया कि जो सेंट्रल पार्ट ऑफ रेटिना होता है वो फोबिया होता है एंड कोन सेल इसी फोबिया में रहते हैं। ये इमेज बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ओके। और देखिए अब पेरिफेरी ऑफ रेटिना, अब इस फोबिया के आउटसाइड एरिया जो होती है, रेटिना की जो आउटसाइड एरिया होती है वहाँ पे होते हैं आपके रॉड सेल होते हैं, पेरिफेरी जिसे कहते हैं। पेरिफेरी, पेरिफेरी आप समझते हैं, सर्कमफेरेंस, आउटर एरिया, ओके। हाँ, तो जो फोबिया है ना, फोबिया के आउटर एरिया में रॉड सेल होते हैं, मतलब कि सेंटर में आपके कौन सेल हो गए और आउटर एरिया में क्या हो गए, रॉड सेल हो गए। तो ये रॉड सेल हो गए। तो ये आपको इतना लर्न रखना है, याद रखना है। अब देखिए, अब हम प्रॉपर्टीज़ बताएंगे कौन सेल की और रॉड सेल की। ये लाइट सेंसिटिव सेल है जो कि रेटिना पे मिलते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो हम इस वाले लाइन पे आते हैं। फर्स्ट इसको हम थोड़ा रिमूव कर दें। अब देखिए ये वाला जो ब्रैकेट वाला लाइन है, आप लोग उसे देखिएगा। कौन सेल, कौन फंक्शन इन अ गुड लाइट एंड आर कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग फाइन डिटेल एंड आर कलर सेंसिटिव। देखिए कौन सेल जो होता है यही कलर सेंसिटिव सेल होता है। अगर कौन सेल की कमी हो गई आपके आँख में तो आप कलर को पहचान नहीं पाएंगे। तो ये कौन सेल क्या होता है, ये कलर सेंसिटिव सेल होता है और ये तभी एक्टिव होता है, एक्टिव मतलब ये अपने फंक्शन को अच्छे से करता है तब जब इसे प्रॉपर लाइट मिले, ओके। और देखिए इसकी एफिशिएंसी देखिए कितनी है। इसकी एफिशिएंसी है ये कम से कम 1000 डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स को पहचान सकता है। आपकी जो आँख है उसकी जो कोन सेल है, जो कोन सेल क्या होता है वो कलर को पहचानता है। ये कितने कलर्स को पहचान सकता है, 1000 डिफरेंट शेड ऑफ कलर्स। सोचिए हम लोग सिंपल सा 6 कलर पढ़ते हैं या 3 कलर जो बेसिक कलर होते हैं, बाकी 7 कलर हमारे आ जाते हैं विवग्योर में, प्रकाश सेल में, प्रकाश स्पेक्ट्रम में। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1000 शेड ऑफ कलर्स हमारा कौन सेल पहचान सकता है। ये भी आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ओके।
अब देखिए रॉड होता है ना सेल, ये कलर को डिटेक्ट नहीं करता है, इसलिए देखिए लिखा है रॉड कैन नॉट डिटेक्ट कलर। तो रॉड सेल होते हैं वो कलर सेंसिटिव नहीं होते हैं, ये कलर को डिटेक्ट नहीं करेंगे। दे आर पुअर एट डिस्टिंगाइजिंग फाइन डिटेल बट गुड एट डिटेक्टिंग मूवमेंट इन एज ऑफ द विजुअल फील्ड पेरिफेरी विजन। दे आर मच मोर सेंसिटिव लोअर light level. As light decrease, the sensitive task is phased from the cone to the rod. This means a poor light level we see on only in black and white and shade of gray. ये बता रहा है कि जो रॉड सेल होता है ना, ये कलर सेंसिटिव तो होता नहीं है, मतलब ये कलर तो दिखेगा नहीं ये, लेकिन कौन से ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि इसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं है। अगर लाइट पुअर लाइट होना तो ये 3 तरह की चीज़ें दिखाएगा, 3 तरह के कलर में, ब्लैक में या फिर वाइट में या फिर शेड ऑफ ग्रे। इसलिए जब लाइट कम होती है ना तो आपको कुछ या फिर ब्लैक दिखता है या फिर वाइट दिखेगा या फिर आपको ग्रे महसूस होता है। तो ये ब्लैक वाइट और ग्रे जो फील आता है आपको, ये रॉड सेल की वजह से आता है अगर लाइट की कमी हो, मतलब कि पुअर लाइट हो। तो ये जब लाइट की कमी होती है ना तब ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ओके, हेलो, यस सर। आप लोग रिस्पॉन्स करा करिए। ओके, देन हमारा टॉपिक आया एट विच ऑप्टिक नर्व ज्वाइंट इज द ब्लाइंड स्पॉट। ये भी आपकी लाइन अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहाँ पे पूछता है कि ब्लाइंड स्पॉट से कौन सी नर्व कनेक्ट होता है, तो वो ऑप्टिक नर्व होता है जो कनेक्ट होता है। और ये ऑप्टिक नर्व फिर किससे कनेक्ट होता है? ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स से कनेक्ट होता है, जो हमने अभी फर्स्ट पेज पे हमने बताया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखने की ज़रूरत है। दिस इज़ नॉट एविडेंट व्हेन व्यूइंग थिंग्स इन बोथ आइज तो बाइनोक्यूलर विजन होती है। अगर हम दोनों आँख की यूज़ करते हैं उसे हम बाइनोक्यूलर विजन कहते हैं। एंड अगर हम एक ही आँख का यूज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को देखने के लिए तो हम उसे मोनोक्यूलर विजन कहते हैं। ये सिंपल सा चीज़ है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा। देखिए, जो कांस्टेंट रैपिड मूवमेंट ऑफ आई होती है, जो कि सैकेडीज भी कहा जाता है। कांस्टेंट, यहाँ पे देखिए लाइन, कांस्टेंट रैपिड मूवमेंट ऑफ आई सैकेडीज मीन्स दैट इमेज विल नॉट फॉल ऑन द ब्लाइंड स्पॉट ऑल द टाइम। आपने देखा होगा ना कि क्या होता है कभी कभी कि आप बहुत देर तक किसी एक चीज़ को आप देखने लगे, एक ऑब्जेक्ट की तरफ आप अपना फोकस करते हैं तो वहाँ पे फिर ब्लाइंड स्पॉट बनने लगता है, ब्लैक स्पॉट। आपने फील किया है? हेलो, आप लोगों ने, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने ये फील किया है कि कभी एक ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे ना तो फिर कुछ देर बाद वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट बनने लगता है, आपको वहाँ पे ब्लैक दिखने लगेगा। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है इंस्पेक्शन में, विजुअल इंस्पेक्शन, जब विजुअल इंस्पेक्शन आप लोग किया जाएगा, आप लोग को दिया जाएगा कि आपको विजुअल इंस्पेक्शन करना है रिबिट्स की या फिर कोई भी चीज़ की, तो आप लोग को कहा जाता है कि आप उसका सबसे बेस्ट वे होता है, जो इसे ह्यूमन फैक्टर में पढ़ाएंगे हम आपको आगे सारा बताया कि विजुअल इंस्पेक्शन का बेस्ट वे क्या होता है। इसलिए वो चीज़ ब्लाइंड स्पॉट या फिर ब्लैक स्पॉट वहाँ ना बने, इसलिए आपको क्या होना रहता है कि आपको रिबिट्स को ये नहीं कि बहुत देर तक देखना है, नहीं, आपको एक पैटर्न में देखना है, कंटिन्यूअस पैटर्न में आँख अपने आई को मोमेंट को कंटिन्यूअस रखना है। मतलब जो आपका आई मोमेंट होता है ना वो एक पैटर्न में होना चाहिए। ओके, ओके सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लैरिटी ऑफ साइट। वो आपकी जो दृष्टि है जिससे आप देखते हैं उसके कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। देखिए शायद ये आफ्टर 10 मिनट ये अभी क्लोज होने वाला है, तो फिर हम दोबारा लिंक शेयर करेंगे। ओके, थोड़ा सा सिस्टम इशू आ रही है, हाँ थोड़ा सा सिस्टम इशू आ रही है, तो आफ्टर 10 मिनट्स ये क्लोज हो जाएगा विंडो, तो फिर हम दोबारा आपको लिंक शेयर करेंगे, आप लोग जस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पॉइंट हम आपको समझाते हैं कि ये क्या है। फैक्टर अफेक्टिंग क्लैरिटी ऑफ साइट, जो आपकी क्लैरिटी है, आँख जो देखना है, जो दृष्टि है, उसको क्लियर, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन है। तो यहाँ पे देखिए, क्लियर एयर, गुड लाइट
होनी चाहिए क्लियर एयर। ये थोड़ा थोड़ा समझा रहा है। आई से अप्रोक्सीमेटली 1.2 मिलियन नर्व सेल लीडिंग फ्रॉम रेटिना टू द एरिया ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। कह रहा है हमारा जो नर्व सेल होता है हमारे आँख के पास 1.2 मिलियन नर्व सेल होते हैं जो रेटिना से लीड करते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं केवल विजन के लिए। सोचिए कितने ज़्यादा सेल हैं। 1.2 मिलियन नर्व सेल होते हैं हमारे आँख में जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन के लिए। एंड देखिए 50,000 नर्व सेल ऐसे होते हैं इनर एयर्स में जो कि about 24 the eye making the eye about 24 टाइम मोर सेंसिटिव देन द एयर। देखिए अभी क्या है कि 1.2 मिलियन नर्व सेल तो आई में होते हैं और 50,000 नर्व सेल इनर ईयर में होते हैं, हमारे कान में होते हैं। तो देखिए जो आई होता है ना उसके पास नर्व सेल ज़्यादा है, इसलिए वो अपने हमारे कान से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कितना सेंसिटिव होता है? 24 टाइम मोर सेंसिटिव देन द एयर। ये जो तीन लाइन है ना 1.2 मिलियन 50,000 एंड 24 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन एयर, ये तीनों लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके हेलो ओके अब देखिए एक और लाइन है जो ये नीचे है, विजुअल एक्यूटी। इसे विजुअल एक्यूटी ये पूछ लेता है कि शार्प डिटेल एट वेरियाइंग डिस्टेंस, तो आप उसे कहते हैं कि विजुअल एक्यूटी। ये विजुअल एक्यूटी क्या है कि हम अलग अलग जगह पे, जैसे कि दो चीज़ें रखी हैं हमारे सामने, हम दोनों चीज़ों को एक साथ बहुत अच्छे से देख लेते हैं, है ना। अगर एक पे फोकस करते हैं तो एक थोड़ा सा ब्लर होता है, फिर एक पे फोकस करते हैं तो एक थोड़ा सा ब्लर होता है, ऐसा ही होता है ना। हाँ, और देखिए हम जैसे ही आई मूवमेंट करेंगे, जैसे फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे करेंगे, हमें तुरंत सेकंड ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। ओके, तो ये जो एबिलिटी है आई की कि अलग अलग जगह पे रखी वस्तु चीज़ों को हम आसानी से देख लेते हैं, हमें ज़्यादा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम आसानी से देख लेते हैं, इसी को हम कहते हैं विजुअल एक्यूटी। इसलिए ये लाइन कहती है कि विजुअल एक्यूटी इज द एबिलिटी ऑफ आई टू डिस्क्रिमिनेट शार्प डिटेल, मतलब पूरा क्लियर आपको दिखेगा एट वेरियाइंग डिस्टेंसेस, अलग अलग दूरियों पे रखी वस्तुएं आप आसानी से देख लेते हैं और शार्प देख लेते हैं। ओके यहाँ तक कोई डाउट है आप लोग को? क्यों यहाँ पे आपको डाउट तो आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि ये सब थियोरेटिकल चीज़ें हैं, आपको लर्न करने हैं। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। विजन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। विजन देखिए, इंडिविजुअल एक्यूटी ऑफ विजन, यहाँ पे आप देखिए एक्यूटी ऑफ विजन 20/20 विजन शुड बी एबल टू सी एट 20 फीट, दैट विच द सो कॉल्ड नॉर्मल पर्सन इज कैपेबल ऑफ सीइंग एट दिस रेंज। 20/20 विजन्स का मीन्स होता है कि हम 20 फीट्स की दूरी पे बहुत अच्छे से देख लेते हैं, उसे हम नॉर्मल विजन कहते हैं। एंड एक और देखिए फिगर होता है, इट मे बी एक्सप्रेस्ड मीटर में, अगर मीटर में हम करते हैं तो इसे 6/6 विजन कहते हैं। 6/6 विजन ये नॉर्मल विजन होता है। ओके, आपको इसे लर्न रखने की ज़रूरत है। 6/6 विजन जो कि मीटर में है, और 20/20 विजन जैसे फिट में है। और इसका मतलब क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। जो नेक्स्ट लाइन है उससे आपको ये समझ में आ जाए। देखिए जो नेक्स्ट लाइन कह रही है, फिगर 20/40 मीन्स दैट ऑब्जर्वर कैन रीड एट 20 फीट व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन रीड 40 फीट्स। आपको समझ में आया? 20/40 का मतलब है कि जिस ऑब्जर्वर, जबकि जो है मेरा, अगर मान लीजिए विजन 20/40 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं 20 फीट पर देखता हूँ, जबकि एक नॉर्मल पर्सन कितने फीट तक देख सकता है? 40 फीट तक बहुत ईजिली देख सकता है। ओके हाँ, तो ये कंपैरिजन है नॉर्मल पर्सन का और जिनका इशू है आँख में, विजन में प्रॉब्लम है, उसका ये कंपैरिजन है। तो नॉर्मल विजन क्या होनी चाहिए? 20/20 होनी चाहिए, या फिर 20/20 होनी चाहिए जो कि फिट में है, और मीटर में अगर लिया जाए तो 6/6 विजन होनी चाहिए मीटर में। और ये तीनों लाइन आपका पूछ लेता है एग्जाम में कि 20/40 मीन्स होता क्या है। तो ऑब्जर्वर कैन रीड एट 20 फीट व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन रीड एट 40 फीट्स। ओके
ये लाइन, ये बहुत आपका ह्यूमन फैक्टर जानते हैं। ह्यूमन फैक्टर बहुत टिपिकल टॉपिक नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो मॉड्यूलर एग्जाम होते हैं ना, इनमें एक एक लाइन आपका अगर एक वर्ड दिया होता है ना, तो उस वर्ड को भी कनेक्ट करके क्वेश्चन बन जाते हैं ह्यूमन फैक्टर्स में। तो आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड को ध्यान में रखना, रिमेंबर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ ये उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, ह्यूमन फैक्टर डिफ़िकल्ट नहीं है समझना, लेकिन फिर भी कई लोगों को 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं निकालने में, कई लोग फेल हो जाते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। ह्यूमन फैक्टर ज़्यादा टाइम नहीं लेता, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेंगे। आप लोग कौन सी बुक प्रेफर करते हैं? कैप 715 स्टडी करते हैं? ओके, कैप 716 को भी आप स्टडी कर लीजिएगा, वो भी अच्छी बुक है, एंड कैप 718 आल्सो, उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं। मेनली कैप 715 ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए, लेकिन 716 पे आप प्रेफर कर सकते हैं। 716 भी अच्छा है आपके नॉलेज के लिए, क्योंकि उसमें अलग अलग चीज़ें, जैसे कि DGCA में एक पीयर मॉडल है, मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो कि देखिए 715 में नहीं दिया है, और जबकि DGCA एग्जाम में पीयर मॉडल के बारे में पूछता है। ओके, हाँ, पीयर मॉडल आपका 716 में मिल जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बता दूंगा वो भी, कल मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। वो मैं आपको उसकी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं 716 की या 718 की, वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आपको मैं वो PDF शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में, दोनों बुक्स की। ओके, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ ये टॉपिक। तो यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनको हम आपको बताते हैं। ओके, फर्स्ट जो फैक्टर है ना, देखिए फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर में क्या है कि फिजिकल इम्परफेक्शंस, फिजिकल फैक्टर में फिजिकल इम्परफेक्शंस। इसमें क्या होता है कि या फिर आपकी एक आँख खराब हो चुकी है या फिर दोनों आँख खराब हो चुकी है। अब खराब होने का मतलब क्या है कि आपको शॉर्ट साइटनेस हो गई हो या फिर लॉन्ग साइटनेस हो गई हो। शॉर्ट साइटनेस को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं, एंड लॉन्ग साइटनेस को क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ओके ओके, गुड। एंड देखिए ये अफेक्ट हो सकता है, मतलब फिजिकल फैक्टर्स में क्या है, ये पूछता भी है, फिजिकल फैक्टर्स में क्या है, दो या फिर फिजिकल इम्परफेक्शन हो सकती है, या फिर दोनों आँख में प्रॉब्लम हो, शॉर्ट साइटनेस की या फिर लॉन्ग साइटनेस की, या फिर एक आँख में प्रॉब्लम हो, शॉर्ट साइटनेस की या फिर लॉन्ग साइटनेस की। और फिजिकल फैक्टर्स में एक और है एज। एज के अकॉर्डिंग भी हमने आपको बताया था, एज के अकॉर्डिंग भी आपकी जो एकोमोडेशन होती है वो डिक्रीज होने लगती है, आपकी एकोमोडेशन कमज़ोर हो जाती है, आप ज़्यादा शार्पनेस नहीं रह जाता है ऑब्जेक्ट को देखने में। ओके, वेरी नहीं कर पाता है एकोमोडेशन। तो ये एज के अकॉर्डिंग हो गई। नेक्स्ट जो है ना, इंजेस्टेड फॉरेन सब्सटेंसेस, जैसे कि आप ड्रग्स ले रहे हो, कोई ड्रग्स लेता है, मेडिकेशन, अल्कोहल, सिगरेट्स, ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी हमारे विजुअल एक्यूटी को अफेक्ट करती हैं। वैसे ही आपको पता होगा कि जो अल्कोहल लेते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो वो रंगीन दुनिया में चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है। और जिनको रोज़ रोज़ की आदत रहती है उनका भी नहीं पता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कहा जाता है कि एक अलग सी उनके दिमाग में ख्याल चलने लगता है, अगर ये कोई भी अगर ड्रग्स वगैरह आप यूज़ करते हैं तो, और आप पूरी तरह से स्ट्रेस से फ्री हो जाते हो, किसी अलग दुनिया में चले जाते हो, और आपका जो ये क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होती है ना, वो एक तरह से पूरा वीक हो जाती है, और ये आपके आई पे भी विजुअल जो हमारी एक्यूटी है ये इस पे भी अफेक्ट करते हैं। तो ड्रग्स, मेडिकेशन, अल्कोहल, सिगरेट, ये हमारे हेल्थ को भी अफेक्ट करते हैं और हमारी विजुअल इम्परफेक्शन को भी अफेक्ट करते हैं। ओके, हेलो, ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल, इन्वायरमेंट में यही तो हो सकता है कि लाइट कितना अवेलेबल है, और क्लैरिटी ऑफ एयर है या नहीं है। मान लीजिए डस्ट है, मिस्ट है,
धूल है, बारिश हो रही है, जब बारिश हो रही है तब भी आप उतना क्लियर नहीं देख सकते हो, आंखों पे पड़ता है तो तब भी आपको क्लियर नहीं दिखेगा, आपकी जो विज़न होगी वो क्लियर नहीं होगी, एंड लाइट अगर अवेलेबल नहीं होगा तो तभी आपका विज़न क्लियर नहीं होगा। नेक्स्ट है फैक्टर एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड सच एज। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, कैसे अफेक्ट, ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे आपकी आंख पे, कि साइज एंड काउंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, ठीक है। सेकेंड है कॉन्ट्रास्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इट्स सराउंडिंग, वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और आसपास में उसका कॉन्ट्रास्ट मतलब वहाँ का विजन कैसा है, शार्पनेस वहाँ की कैसी है, कलर कैसा है, लाइटनिंग है या नहीं है, या फिर वो किस जगह पे है, सराउंडिंग अफेक्ट करती है। ओके। नेक्स्ट जो है रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर वो वस्तु मूव कर रही है फिर भी आप उसे सही से देख नहीं सकते हैं। ओके, ये भी अफेक्ट करता है। आपको पता होगा अगर किसी आप घूमती हुई चीज़ को अगर बहुत देर तक देखते हैं तो आपकी आंख घूमने लगती है, जैसे लगता है आपका सर घूमने लग गया और आपको वो क्लियर नहीं मिलता है, शार्प नहीं दिखता है। तो वो है रिलेटिव मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे कि रेलवे, अगर रेल ट्रैक आपने देखा होगा, अगर ट्रेन जाती है तो आपको वो क्लियर कहाँ दिखता है, वो बात है। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यूअर, और ये भी डिपेंड करता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी आंख से कितनी दूर पे है। अगर 25 फीट पे है, 10 फीट पे है, 5 फीट पे है, बहुत इजीली दिख जाएगा। 30 फीट पे अभी यही होने लगेगा, 60, 70, 80, 90 ऐसे होने लगा तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आपको कम दिखेगी। होता है ऐसा। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। हेलो, ओके, हाँ। द एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द व्यूअर, और ये भी डिपेंड करता है कि वो एंगल कैसा है। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो या फिर नीचे देख रहे हो, जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन या फिर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, ये कैसा है, किस एंगल पे आप देख रहे हो, ये भी अफेक्ट करता है हमारे विजुअल एक्यूटी को, कि मतलब कि हमें वो चीज़ ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगी या फिर नहीं दिखेगी। ओके। All of you understand? Yes, sir. Okay. अभी देखिए यहाँ पे हम दो टॉपिक और आपको बात करेंगे। फिजिकल फैक्टर्स में जो दो टॉपिक थे जिसमें हमें बताया था लॉन्ग साइटनेस एंड शॉर्ट साइटनेस। तो लॉन्ग साइटनेस हमने आपको बताया कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, ये कॉज्ड होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा आई बॉल होता है ना, वो शॉर्ट हो जाता है। जब आई बॉल शॉर्ट हो जाती है तो अब ऑब्जेक्ट जो पहले जहाँ पे रेटिना थी वो तो रेटिना अब उससे छोटा हो गया, तो रेटिना अब जो वस्तु जहाँ रेटिना पे बन रहा था वो वस्तु वहीं पे तो बनेगा, इमेज वहीं पे फॉर्मेशन होगी, कि अब तो वो शॉर्ट हो गया है, आई बॉल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया है। लेकिन जहाँ पे रेटिना थी रियलिटी में अब तो शॉर्ट हो गया, तो वो रेटिना आगे आ चुकी है। लेकिन जहाँ पे रेटिना थी ऑब्जेक्ट तो का इमेज तो वहीं पे बनेगा, इसलिए इसे कहा गया कि लॉन्ग साइटनेस, कि ये जो वस्तु की जो इमेज होती है ना वो रेटिना से दूर बन रही है, और कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। होगा ऐसा? हेलो, देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा आई बॉल है, ओके, ये हमारी रेटिना है। अब हमारा आई बॉल ऐसे छोटा हो गया, ठीक है, लेकिन जो इमेज हमारी जो बन रही थी वो यहाँ पे बन रही थी, तो अभी भी नेक्स्ट हमारी इमेज तो यहीं बनेगी, यहीं पे बनेगी। तो देखिए अब रेटिना क्या हो गया, वो हम क्या, अब ये दूर बन रही है ना, इमेज रेटिना से दूर बन रही है कि नहीं बन रही है। इसीलिए इसको कहते हैं लॉन्ग साइटनेस, कि जो हमारी इमेज है ना वो रेटिना से दूर बन रही है, इसीलिए इसका नाम हुआ लॉन्ग साइटनेस। अब लॉन्ग साइटनेस में होता क्या है, आपकी जो दूर की वस्तु होती है वो तो दिखती है, नज़दीक की क्या होती है, नहीं दिखती है, ये होता है। अब देखिए दूर की वस्तु को, अब नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब लॉन्ग साइटनेस हो गया है तो हमें कौन सा लेंस चाहिए,
तो देखिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा लेंस है जो नज़दीक की वस्तु को, इमेज को दूर बना दे, क्योंकि हमें दूर तो दिखता है। अगर वो लेंस इमेज को दूर बना दे तो दूर की वस्तु दूर बन जाएगी, तो हमारी आँख तो देख ही लेगी। तो जो हाँ, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, वो क्या करता है, वस्तु को दूर बना सकता है। ओके, कन्वेक्स लेंस, इसलिए हम कन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं। और क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जब फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होती है ना, तो वस्तु कहाँ बनती है, दूर बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रहती है, तो देखिए क्योंकि अब नज़दीक तो हमें दिख नहीं रहा था, अब नज़दीक से जब प्रकाश आएगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में वो एक तरह से ऑब्जेक्ट होगा, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या बोलते हैं फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट होगा। तो इसकी इमेज अब हमारी इनफाइनाइट पे बनेगी, तो मतलब अब इनफाइनाइट पे बनेगी, तो अब वो इनफाइनाइट पे जो बनेगी वो हमारा आँख देख सकता है, फिर वो हमारा आँख क्या करेगा, उसकी इमेज बना लेगा, उसको इजी देख सकता है। हाँ, तो इसलिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या करता है, नज़दीक की वस्तु को दूर बना सकता है, इमेज बना सकता है। और अगर इमेज दूर बन जाती है तो हमारी आंख इजीली उसे देख सकती है, इसलिए लॉन्ग साइटनेस में हम कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। आपको समझ में आया सब लोग को? हाँ, कॉनकेव लेंस होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम वही टॉपिक आपको समझाने वाले हैं। देखिए मायोपिया जिसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम रखने का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, क्या होता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, आप थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस। देखिए नाम में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मायोपिया लॉन्ग साइटनेस के लिए है कि शॉर्ट साइटनेस के लिए। तो अब इतना बस याद रखिए, शॉर्ट में छोटा आता होता है, इसलिए मायोपिया भी छोटा वर्ड है। ओके, तो शॉर्ट साइट मायोपिया हो जाता है। और लॉन्ग साइट में क्या होता है कि लॉन्ग मीन्स बड़ा होता है या फिर दूरी बड़ी होती है, इसलिए हाइपरमेट्रोपिया होता है। अब देखिए हाइपरमेट्रोपिया क्या जो वर्ड भी है वो बड़ा है ना। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर करके एक ट्रिक बना सकते हैं याद रखने के लिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, अब देखिए मायोपिया में क्या होता है कि जो हमारा आई बॉल होता है ना वो बड़ा हो जाता है। अब देखिए ये हमारा आई बॉल है, यहाँ पे इमेज बन रही थी, रेटिना है ये। अब क्या हुआ, हमारा आई बॉल इससे भी बड़ा हो गया। तो देखिए क्या हुआ कि हमारी इमेज तो यहीं बनेगी ना, क्योंकि रेटिना पहले यहीं पे थी, क्योंकि नेचर आई की नेचर तो नहीं डिस्टर्ब होगी, क्यों, तो आंख में हमारी एरर आ रही है। तो देखिए अब क्या हुआ, अब हमारा इमेज क्या बनेगा, रेटिना से थोड़ी नज़दीक बनेगी ना, रेटिना के आगे बनेगी इमेज। तो ये दूरी क्या हो गई, कम हुई ना दूरी, उसमें रेटिना से पीछे बन जा रही थी, ये रेटिना पे पहुंची ही नहीं, मतलब कम दूरी तक पहुंची, पूरी टोटल रेटिना पे इमेज हमारी बनी ही नहीं, इसीलिए कह दिया गया इसे शॉर्ट साइटनेस। ओके, अब शॉर्ट साइटनेस में क्या होता है, हमें नज़दीक की चीज़ें दिखेंगी, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जो कितनी भी चाहे दूर वस्तु रखी हो उसका इमेज क्या बना दे, नज़दीक बना दे। ओके, तो जो कनकेव लेंस होता है, आपने अगर उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी, ये कनकेव लेंस है, इसकी प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, कनकेव लेंस के सामने चाहे कहीं भी वस्तु रख दीजिए, चाहे इनफाइनाइट पे, ये ऑलवेज इमेज कहाँ बनाता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनाता है। पता है आपको ये बात? सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं कह रहा हूँ, ये गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं कहते, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, है ना। हाँ, ऑप्टिकल सेंचर और फोकस के बीच में बनाता है। तो देखिए नजदीक बनाया ना ये ऑलवेज, तो ये दूरी होती है, फोकस की दूरी होती है ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी फोकल लेंथ होती है। तो अब यहाँ पे
अब ये कंप्लीट हुआ कि अगर आपको नज़दीक वस्तु देखनी है, क्योंकि शॉर्ट साइडनेस में आपको नज़दीक की वस्तु दिखती है, तो वस्तु को नज़दीक बनाने के लिए आप कनकेव लेंस यूज करेंगे, क्योंकि ये ऑलवेज इमेज कहाँ बनाएगी? फोकस एंड सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ये ऑलवेज इमेज को फॉर्मेट करती है। ओके ओके, देखिए अदर विजन से रिलेटेड इशू हैं जिनको मैं बता देता हूँ। ये 4 हैं, इसके बाद मैं इसे कंप्लीट करूँगा, नेक्स्ट मतलब आज की क्लास को क्लोज करूँगा। ओके, अभी देख लीजिए ये 4 अदर प्रॉब्लम हैं जो हमारी विजन से रिलेटेड हैं। कैटारेक्ट्स क्या होता है? क्लाउडिंग ऑफ लेंस यूजली एसोसिएटेड विद एजिंग। आपने मोतियाबिंद के बारे में सुना है ना? हाँ, कि आँख पे एक पर्दा आ जाता है, आपने सुना होगा ये बात। हाँ, तो वही है क्लाउड। हाँ, परत एक आ जाती है वाइट कलर की, जो बहुत माइक्रोस्कोप से दिखेगी, ऐसे नहीं दिखेगी। बहुत पतली एक परत होती है जिसे ऑपरेशन के जरिए अब ठीक किया जा सकता है। तो इसे ही हम कैटारेक्ट्स कहते हैं, मतलब क्लाउडिंग ऑफ लेंस, मतलब हमारी लेंस पे एक पर्दा चढ़ जाना। ओके, और ये मैक्सिमम किसको होता है? जिनकी एज ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि ये मैक्सिमम किन में होता है? जिनकी एज 40+। हाँ, एज ज़्यादा होती है, 40 से एबव हो उनको ये अफेक्ट करता है। 50 एज हो, 60 एज हो, उनमें ये हाँ हाँ, इट्स गुड। एंड देखिए एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है? एस्टिग्मेटिज्म, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। एस्टिग्मेटिज्म क्या होती है? मिस हैपन कॉर्निया कॉजिंग ऑब्जेक्ट टू अपीयर इरेगुलरली शेप। इसमें क्या होता है ना कि जो हमारा कॉर्निया होता है या फिर हमारा लेंस जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब मतलब कि जो हम, आपको पता होगा कि हमारा जो लेंस होता है वो जो उसका कर्वेचर होता है ना, वो पूरा यूनिफॉर्म होता है, मतलब कि उसका जो कर्व होता है ना वो बेंड नहीं होता है कहीं भी। हमारा लेंस पूरा, उसकी सरफेस क्या होती है? एक तरह से एरोडायनेमिक होती है और वो पूरा शार्प होता है, मतलब कि एक तरह से कहते हैं सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, जैसे हम कहें कि जो लेंस होता है, अगर उस पर आप स्क्रैच कर दो तो आपको ऑब्जेक्ट सही दिखेगा? हाँ, तो यही होता है मिस हैपन कॉर्निया, मतलब कॉर्निया के साथ यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, अब वो सही बनते नहीं हैं, मतलब इरेगुलरली शेप, मतलब कि जो उसका शेप है ना ओरिजिनल, उस शेप में बनते नहीं हैं। इसको हम कहते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ओके, नेक्स्ट होता है ग्लूकोमा। ग्लाउकोमा क्या होती है? यहाँ पे build up in pressure of fluid within the eye which can cause damage to optic nerve and even blindness। इसमें क्या होता है, जो प्रेशर होता है फ्लूइड की, आपको पता होता है हमारी जो आँख होती है इसमें फ्लूइड होता है पूरा। हम अब ये कौन सा फ्लूइड होता है आपको इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये भी जो फ्लूइड इसमें भरा पड़ा है, अगर उसमें प्रेशर ज़्यादा हो गया, उसकी जो प्रेशर हो गई वो इंक्रीज हो गई, तो क्या होता है, ये ऑप्टिकल नर्व को डैमेज कर देता है और हमें ब्लाइंडनेस हो जाती है। ओके, तो इस घटना को या फिर इस वजह को हम कहते हैं ग्लाउकोमा। इस प्रॉब्लम, अपने विजुअल जो ये प्रॉब्लम हो रही है हमारी विजन के साथ, इसे हम कहेंगे ग्लाउकोमा। लास्ट होती है माइग्रेन। माइग्रेन से आप लोग वाकिफ होंगे अच्छे से। हाँ, ये सीवियर हेडेक है, मतलब हमारे जो ब्रेन में जो हेडेक होते हैं वो माइग्रेन होता है एक तरह से। माइग्रेन कई तरह से होते हैं, लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन, अपर ब्रेन या फिर फ्रंटल ब्रेन, किसी भी। हाँ, तो ये किसी भी तरह से हो सकता है माइग्रेन। तो इसमें क्या कहता है कि सीवियर हेडेक, अगर आपका हेडेक बहुत ज़्यादा है ना, ये भी आपके विजन को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। इसलिए आपको पता होगा ना कि जिनका हेड बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, हेडेक होता है, तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो सबसे पहले कहता है कि आप एक बार आई चेकअप करवा लीजिए, कहता है ना। हाँ, तो जब जैसे ही आप आई चेकअप करवाते हैं तो आपको पता चलता है ये जो हेडेक होती है वो ओके हो जाती है, ठीक हो जाती है एक तरह से, कुछ समय तक अगर आप चश्मा यूज करते हैं तो हो जाता है।
तो वो एक नॉर्मल माइग्रेन होती है जिसकी वजह से आप चश्मे अगर यूज़ कर लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अगर अदरवाइज ये माइग्रेन जल्दी सही नहीं होता है, अगर आपका बहुत सीवियर है तो ये सही नहीं होता है। तो ये विजन पे अफेक्ट करता है, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप एक बार आंख दिखा लीजिएगा। और बाकी वो माइग्रेन की दवा तो चलाते हैं, लेकिन वो ये प्रेफर कहते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप जाइएगा, अपने आंख भी एक बार चेकअप करवा लीजिएगा, चश्मा ले लीजिएगा। वो थोड़ा हेल्प करता है आपके जो हेडेक है उसे कम करने में। नेक्स्ट टॉपिक देखिए इसमें है ना, फाइनली इसमें लास्ट में है फाइनली एज अ ग्रो ओल्डर द लेंस बिकम लेस फ्लेक्सिबल, दिस मैच अनेबल टू अकोमोडेट सफिशिएंटली। हमने बताया आपको कि जैसे ही हमारी एज बढ़ने लगती है आफ्टर 40 जैसे कि, तो क्या हो जाता है, जो हमारा एकोमोडेशन पावर है ना वो कम हो जाता है। मतलब कि जो हमारा लेंस होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं रह जाता, वो हार्ड हो जाता है। जब लेंस हार्ड हो जाता है तो लेंस बड़ा छोटा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो जब लेंस बड़ा छोटा नहीं हो पाएगा तो मतलब हमारी एकोमोडेशन क्या हो गई, खराब हो गई एक तरह से। तो ये क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया कहते हैं, जो आफ्टर 40 एज के बाद होती है लोगों को। और ये भी क्या होता है, लॉन्ग साइटनेस होता है। ये भी क्या होता है, लॉन्ग साइटनेस होता है। तो प्रेस बायोपिया कहेंगे, लॉन्ग साइटनेस ये भी है। लेकिन जब लॉन्ग साइटनेस कब हो, जब आफ्टर 40 एज के बाद हो और एकोमोडेशन की वजह से हो, तो उसे हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ओके, इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। हेलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो यहाँ पे कौन कौन आज नए थे जिनका फर्स्ट क्लास था? आई थिंक कुछ लोगों ने क्लास को लेफ्ट कर दिया है ना, कुछ ही लोग हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड ये वीडियो आप एट 12 AM पे अपलोड हो जाएगी, अगर आपको देखना होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग रिवीजन के लिए आप लोग एक बार देख लिया करिए और फास्ट मोड में कर लिया करिए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है देखने में, तो आप लोग के पास स्पीड है ही है, आप 2x कर लीजिए या 1.5 कर लीजिए, किसी भी स्पीड में आपको जिसमें नॉर्मल लगे। हाँ, रिवीजन अच्छा हो जाएगा, आपका फास्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है। गुड नाइट देन, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम।